Assalamu alaikum students. Today we are going to learn how to write an essay. अभी ये हमारा सेकेंड फेज़ है. फर्स्ट फेज़ में हमने देखा कि राइटिंग प्रोसेस क्या है. दिस इज़ द सेकेंड स्टेज व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट एन essay. इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ एन essay. An essay is a focused piece of writing that develops an idea or argument using evidence, analysis, and interpretation. ऐसे की जो लेंथ है डिपेंड करता है कि आपने कितना उसको एलेबोरेट करना है और आपका स्टेज क्या है और आपने किस पर्पस के लिए उसको लिखा है, वो डिफ़ाइन करता है उसकी लेंथ को. बट ऐसे की जब हम डेफिनेशन करते हैं कि एक कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको हम ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, तो ऐसे जो होता है वो एक फोकस्ड पीस ऑफ राइटिंग होता है, यानी कि जिसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो आपका एक फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर होता है. आप किसी एक नुक्ते को, किसी एक पॉइंट को, किसी एक टॉपिक को लेकर उसको एलेबोरेट करते हैं और उसके तमाम जितने भी उसके जो मल्टी फेसेटेड उसके जितने भी एंगल्स हैं उन सबको आप उसमें डिस्कस करते हैं, उसके प्रॉज एंड कॉन्स को डिस्कस करते हैं, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करते हैं. इट डिपेंड्स कि आपका टॉपिक कैसा है. तो आप उस पर्टिकुलर पीस ऑफ राइटिंग में, चूँकि आपका फोकस, आपका अटेंशन जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है जिसको आपने जिस पर लिखना है, तो उस फोकस्ड पीस ऑफ राइटिंग को हम ऐसे कहते हैं. वो फोकस्ड पीस ऑफ राइटिंग दैट डेवलप्स एन आइडिया. क्योंकि जब हम उस फोकस्ड पीस ऑफ राइटिंग को व्हेन वी रीड इट आउट, इट डेवलप्स एन आइडिया और आर्ग्यूमेंट इन आवर माइंड, इन द रीडर्स माइंड, कि जब रीडर उसको पढ़ता है तो उसके माइंड में एक आइडिया डेवलप होता है, एक सोच बनती है, एक आर्ग्यूमेंट डेवलप होता है. क्योंकि उस आर्ग्यूमेंट को आप उसी पर बात कर रहे होते हैं. यानी अगर आपको साइंस पर लिखने को कहा जाए तो आप साइंस के यूजेस को भी डिस्कस कर सकते हैं, आप साइंस को एज एन एब्यूज भी डिस्कस कर सकते हैं. दिस इज़ अप टू यू, दिस इज़ अप टू द एसेइस्ट कि वो किस तरह से साइंस को एलेबरेट करता है. आप एक आइडिया एक डेवलप करेंगे, एक आर्ग्यूमेंट देंगे, उसके लिए आप बहुत सारे एविडेंस यूज़ करेंगे, आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, आप उसको इंटरप्रेट इस तरह से करेंगे कि जो पढ़ने वाला होगा उसको लगेगा हाँ, साइंस से तो बड़ी ब्लेसिंग ही कोई नहीं है. लेकिन अगर आप एडवांटेजेस ऑफ साइंस के या साइंस को एज एन एब्यूज़ आप डिस्कस करते हैं, उसका एक आइडिया डेवलप करते हैं, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स लेकर आते हैं, तो फिर वो एक ऐसा चीज़ डेवलप होगी कि रीडर के माइंड में लगेगा कि हाँ, साइंस से बड़ी तो भला ही कोई नहीं है, साइंस से बड़ी तो अब्यूज़ ही कोई नहीं हो सकती है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एन एसे, a focused piece of writing developing an idea or argument using evidence, analysis and interpretation. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एसेस. टाइप्स ऑफ एसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी जो हम इसमें जो मेनली करने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ एसेस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो कि मेन टाइप्स होती हैं, जिसमें हम एक टाइप है जी नैरेटिव और एक है डिस्क्रिप्टिव. जो नैरेटिव एसेस होते हैं उसमें क्या होता है जी, नरेट, आपने अक्सर सुना होगा, ही नरेटेड अ स्टोरी, यानी कि स्टोरी को आप नरेट करते हैं, यानी किसी भी इंसिडेंट को, किसी भी अब जो इवेंट है उसको आप नरेट कर रहे होते हैं जो कि हो चुका हुआ है और आप उसके बारे में बता रहे हैं. सो नरेटिव ऐसे कंटेन्स अ स्टोरी. For example, my first day at college, my last day at college, visit to a hill station, a cricket match, a party, a picnic party, a road accident. ये सब चीज़ें जो है ये नैरेटिव एसेज होते हैं कि जिसमें आप किसी भी एक इंसिडेंट को या चेन ऑफ इंसिडेंट्स को, आप उन सब को आप उसमें एलेबोरेट कर रहे होते हैं, उसमें सारा बता रहे होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ नैरेटिव एसे. आपको नैरेटिव ऐसे भी आ सकता है. नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव ऐसे. तो एज द नेम सजेस्ट, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, इट मीन्स द डिस्क्रिप्टिव ऐसे डिस्क्राइब्स समथिंग. अब वो डिस्क्राइब क्या कर रहा है, दैट मे बी सम इश्यूज. वो इश्यूज कौन से हो सकते हैं, मे बी सोशल, मॉरल, यूनिवर्सल इन देयर अप्रोच. यानी वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है, वो आपके इन इश्यूज को डिस्क्राइब कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म, corruption, child abuse, etc. So these are the issues which may be discussed or which may be described in the descriptive essay. Number 2, a descriptive essay
may describe a philosophy. अब वो philosophy किस किस्म की हो सकती है? That may be serious, ironical, satirical और comic in its conception. वो philosophy आप किसी भी तरीके से, यानी कि जो आइडिया फ्लोट करना चाहते हैं, जो आप अपनी थॉट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं टूवर्ड्स द रीडर, तो वो एक फ़िलॉसफ़ी है, एक सोच है जो डेवलप करेंगे आप अपने आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू। वो एक फ़िलॉसफ़ी बन जाती है। वो फ़िलॉसफ़ी आप उसको सीरियस ऐसे की सूरत में बता सकते हैं, आप उसको आयरॉनिकली भी बता सकते हैं, आप उसमें सटायर भी कर सकते हैं, आप उसको कॉमेडी की सूरत में भी बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ साइंस, पेट्रियाटिज्म, वॉर, को एजुकेशन, प्लेस ऑफ वीमेन इन सोसाइटी, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी फ़िलॉसफ़ी पर बेस्ड होती हैं। यानी इसमें जो है आप उसको इलेबोरेट करना, यानी आपने कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस किया है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी थॉट डेवलप की है। क्योंकि जो इश्यूज थे, सोशलिस्ट टेररिज्म सबको पता है कि गलत है, करप्शन सबको पता है गलत है, चाइल्ड अब्यूज़ सबको पता है गलत है। तो ये वो इश्यूज़ है कि जिन जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड हैं कि वो ठीक नहीं है। तो जो ये फ़िलॉसफ़ीज़ की बात आती है, तो इसमें ये होता है कि आप उसको अपने तरीके से आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, आप उसकी पॉज़िटिव साइड भी ले सकते हैं, आप उसकी नेगेटिव साइड को डिफ़ाइन कर सकते हैं, और आप उसके किसी भी एक साइड को फ़ेवर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को अगेंस्ट कर सकते हैं, तो वो होता है फ़िलॉसफ़ी में। नेक्स्ट इज द डिस्क्रिप्टिव ऐसे में डिस्क्राइब अ पर्सनालिटी। अब वो क्या होता है पर्सनालिटी में? अलामा इकबाल, एन आइडियल स्टूडेंट, माय बेस्ट टीचर। मतलब कोई भी आपका जिस पर्सनालिटी को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कायदे आज़म है, अभी आजकल जो आपके चल रहा है, तो आप उसको लेकर कर सकते हैं। तो पर्सनैलिटी को आप डिस्क्राइब करेंगे, उसके सारे आप लाइफ हिस्ट्री को बताएँगे, उसके हैबिट्स के बारे में बताएँगे, उसके वर्क्स के बारे में बताएँगे, उसकी पार्टिसिपेशन, उसका रोल जो है वो सोसाइटी के लिए और अपनी नेशन के लिए क्या रहा है, या वो उससे कौन-सी चीज़ से आप इंस्पायर होकर उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ अ पर्सनैलिटी। तो ये हैं जी डिस्क्रिप्टिव ऐसे जिनको हमने डिस्कस किया कि वो किस तरह से हम बता सकते हैं। सो ये तो हो गई टाइप्स। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ ऐसे राइटिंग। अब प्रोसेस ऑफ ऐसे राइटिंग की तरफ जब हम जाते हैं, तो हमने राइटिंग के फेजेस हमने पढ़े, जिसमें हमने मेन फेजेस पढ़े 3, जो थे प्री राइटिंग, राइटिंग एंड रिवीजन और एडिटिंग। अब प्री राइटिंग में क्या होगा, ऐसे राइटिंग में भी जब आएंगे तो हमारे पास यही 3 फेजेस हैं। उसमें हम ये प्रोसेस है हमारा, प्रोसेस इज समथिंग एल्स, यानी प्रोसेस डिफरेंट फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द एसेज। तो ये हमारा ऐसे का पार्ट नहीं है, दिस इज द प्रोसेस की जिससे हम गुजर कर हम लोग एक ऐसे लिख रहे हैं। दैट इज प्री राइटिंग। प्री राइटिंग में क्या है जी, वही आपके आइडियाज़ हैं। नेक्स्ट स्टेज है उसमें ऑर्डरिंग द आइडियाज़ एंड नंबरिंग देम, कि आपके जो आइडियाज़ आए हैं रेलेवेंट और इररेलेवेंट आए हैं, अब आपने उनको ऑर्डर में करना है, उनकी नंबरिंग करनी है कि किस तरीके से आपने उनको ऐसे में डिस्कस करना है। अब जब आप उनकी नंबरिंग कर चुकेंगे, तो आपने उनको इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस और इन द कॉम्प्रिहेंसिबल फ्रेजेस आपने आउटलाइन बनानी है। उससे उन तमाम आइडियाज़ को आपने ऑर्डर में लेकर आना है, ऑर्गेनाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ एन आउटलाइन। ये हो गई आपकी प्री राइटिंग। और ये आउटलाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रोसेस ऑफ राइटिंग पढ़े थे तभी हमने बात की थी कि अगर आपको आउटलाइन के समटाइम्स तो मार्क्स होते हैं कि आपको उसके 5 मार्क्स में से आपको मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन समटाइम्स आपको इसके मार्क्स नहीं होते, लेकिन एक अच्छा इम्प्रेशन जो है, क्योंकि आपने अगर प्रोसेस को फॉलो किया होता है, तो ये हमेशा आपके एग्जामिनर को इंस्पायर करता है। नेक्स्ट इज राइटिंग। राइटिंग फेज ड्राफ्टिंग। इसमें आप क्या करेंगे कि आपने जितने भी आउटलाइन लिखी थी, आउटलाइन को हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे कि वो क्या है। तो इसमें राइटिंग में आपने करना है कि जो आपके पॉइंट्स हैं वो आपके मेन पॉइंट्स हैं या सब पॉइंट्स हैं, आपने उन सबको एक्सप्लेन करना है जब आप राइटिंग कर रहे हैं, तो इस फेज़ में। उसके बाद आपकी रिवीजन और एडिटिंग की फ़ेज़ आ गई कि जब आपने लिख लिया एक मर्तबा ऐसे, अब आपने उसको दोबारा से पढ़ना है, रीड करना है, उसको एडिट करना है, कोई गलतियां हैं कुछ ऐड करना है, कुछ ओमिट करना है, वो सब चीज़ें आपने एडिटिंग फेज़ में देखनी है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ
essay writing. Next comes पार्ट्स ऑफ द ऐसे. अब ये जो राइटिंग फेज में जब हम आ जाते हैं तो अब यहाँ पर हमने पार्ट्स ऑफ ऐसे जो है वो डिस्कस करने हैं. पार्ट्स ऑफ राइटिंग फेज में क्या है, जो ऐसे के पार्ट्स कहलाएंगे, और वो क्या है जी, इंट्रोडक्शन है, मेन बॉडी, कंक्लूजन. आप कोई भी असाइनमेंट बनाते हैं, कोई भी ऐसे लिखते हैं तो उसके यही 3 पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स होते हैं. इंट्रोडक्शन है, मेन बॉडी है, एंड कंक्लूजन है. यानी अगर आपको क्वेश्चन किया जाता है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द ऐसे, तो आपने बताना है दिस इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन. और अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ ऐसे राइटिंग, तो फिर प्रोसेस ऑफ ऐसे राइटिंग जहाँ पर आ जाएगा तो फिर आपने ये 3 पार्ट्स लिखने हैं. अदरवाइज पार्ट्स ऑफ ऐसे जो हैं वो ये 3 हैं, इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट्स एंड कंक्लूजन. नेक्स्ट इज 5 स्टेप ऐसे राइटिंग प्रोसेस. ये थोड़ा सा हटकर है, बट ये इसलिए लिखा है कि सिंस वी डोंट हैव एनी बुक, तो अभी अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट आर 5 स्टेप, व्हाट इज़ अ 5 स्टेप ऐसे राइटिंग प्रोसेस, के ऐसे राइटिंग प्रोसेस के वो 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं जो आप फॉलो करते हैं. तो अभी हमने पीछे तो 3 चीज़ें की थी, प्री राइटिंग, राइटिंग एंड जो उसका एडिटिंग है. अब यहाँ पर 5 स्टेप प्रोसेस क्या होगा, तो अब हमने इसमें क्या करना है कि नंबर 1, द पर्पस ऑफ राइटिंग. सबसे पहले तो दैट मस्ट बी वेरी क्लियर इन आवर ओन माइंड कि हमारा पर्पस क्या, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग. अगर मैं चाइल्ड अब्यूज़ पर लिख रही हूँ तो व्हाई आई एम राइटिंग ऑन चाइल्ड अब्यूज़, मुझे इससे क्या फ़ायदा होना है, या मैं इससे सोसाइटी को क्या लेसन देना चाहती हूँ, या अगर मैं करप्शन के बारे में लिखती हूँ तो उसके पीछे मेरा क्या पर्पस है, मैं लोगों को उसके लिए टीच करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि लोग उसके बारे में लर्न करें और उससे जितना भी हो सकता है वो बचे. सो द पर्पस ऑफ राइटिंग मस्ट बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड अगर हम उसको लिख रहे हैं तो. नंबर 2 इज राइट डाउन एवरीथिंग और एनीथिंग कमिंग ऑफ आइडियाज़. ये हमारा ब्रैकेट में जो हमने लिखा कमिंग ऑफ आइडियाज़, ये वही बात है कि जब आइडियाज़ आते हैं तो कभी सीक्वेंस में नहीं आते, कभी ऑर्डर में नहीं आते, और वो रेलेवेंट भी हो सकते हैं और इररेलेवेंट भी हो सकते हैं. मीन्स आपको ऐसे के बारे में सोचते सोचते अचानक से खाने के बारे में ख्याल भी आ सकता है. ऐसे के बारे में सोचते सोचते अचानक से आपको अपने ड्रेस की फिक्र भी हो सकती है कि आपने जो नेक्स्ट फंक्शन आ रहा है उस पर कौन सा ड्रेस पहनना है. सो आपके जो आइडियाज़ आ रहे हैं वो रेलेवेंट और इरेलेवेंट दोनों हो सकते हैं. तो अब आपने जो भी आपका जहन में आता है, जिस वक्त आइडियाज़ आ रहे होते हैं तो उस वक्त आपको लग रहा होता है ये भी बहुत रिलेटेड है, ये भी रिलेटेड है, ये भी रेलेवेंट है, आप उन सबको लिखते चले जाते हैं. लेकिन फिर जब आगे जाते हैं नेक्स्ट फेज में तो तब आपको पता चलता है कि उसमें कुछ आइडियाज़ जो थे वो आपके इरेलेवेंट थे या अननेसेसरी थे, तो वो आप उनको काट देते हैं. नंबर 3 इज ऑर्गेनाइज योर आइडियाज. थर्ड स्टेज जो होती है, थर्ड स्टेज ऑफ राइटिंग ऐसे जो है, उसमें ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़. अब ये जितने भी आइडियाज़ आए हैं हमने उनको ऑर्गेनाइज करना है, वही जो हमने पीछे नंबरिंग वाली बात की है. नेक्स्ट इज ड्राफ्टिंग इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस इन पैराग्राफ्स. अब वो जो आइडियाज़ जिनको हमने ऑर्गेनाइज किया है, अब हमने उनको सेंटेंसेस की सूरत में लिखना है. वो सेंटेंसेस जो बनते चले जाएंगे तो दे विल बिकम द पैराग्राफ्स. तो वो पैराग्राफ्स की सूरत में हम ऐसे अपना बनाते चले जाएंगे. और नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज है दैट इज़ एडिटिंग, के हम उसको, एडिटिंग तो हमेशा होनी चाहिए जहाँ पर हमने जाकर देखना है कि हमने कौन कौन सी गलतियाँ कर ली हैं. नेक्स्ट इज़ आउटलाइन. अब आउटलाइन को हमने देखना है कि आउटलाइन हमने कैसे करनी है. आउटलाइन होती क्या है, इनफैक्ट आउटलाइन इज़ द समरी ऑफ द ऐसे. कि जब आप आउटलाइन लिखते हैं वो क्या है, वो आपके ऑर्गेनाइज्ड आइडियाज़ हैं जिनको आपने नंबरिंग देकर लिख लिया हुआ है कि ये हैं वो आइडियाज़ जिनको आप अपने ऐसे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ये जिसके बारे में आप बात करने जा रहे हैं. उसमें आपके मेन पॉइंट्स और सब पॉइंट्स बहुत क्लियर होने चाहिए. कि अगर आपने मेन पॉइंट पर लिखा, फॉर एग्जांपल आप लाइब्रेरीज़ के ऊपर एक ऐसे लिखने जा रहे हैं, तो आप लाइब्रेरी के बारे में बताएंगे कि जी इसमें वैरायटी ऑफ बुक्स है. तो ये तो हो गया आपका मेन पॉइंट. अब अगर आप सब एक और पॉइंट बना देते हैं जी इसमें ज्योग्राफी पर भी होती हैं, इसमें मेडिकल की बुक्स भी होती हैं, इसमें साइंस की भी होती हैं, इसमें आर्ट्स की भी होती हैं, इसमें फिजिक्स की भी हैं, ये सारी चीज़ें आप ये सब उसके सब पॉइंट्स आ जाएंगे कि वैरायटी ऑफ बुक्स में ये सारी चीज़ें. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ द मेन पॉइंट एंड व्हाट आर द सब पॉइंट्स. तो वो जो सब पॉइंट्स हैं वो आप मेन पॉइंट्स के अंदर बुलेट्स के साथ ज़रूर लिख सकते हैं, बट दे शुड नॉट बी सेपरेट पॉइंट्स के. आप वो एक
हजूम सा बन जाएगा, तो आपने क्राउड नहीं बनाना है। आउटलाइन शुड नॉट बी क्राउडेड, वेरी मच क्राउडेड। आप ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर सब पॉइंट्स को भी डिस्कस करें, आप सिर्फ मेन पॉइंट्स को भी बता सकते हैं, ताकि आपके पास आगे ऐसे में एक्सप्लेन करने के लिए कुछ रह जाए। तो वो जो आपके सब पॉइंट्स हैं वो आप आगे जाकर अपने मेन पॉइंट्स में एलेबोरेट करने के वक्त में लिख सकते हैं। अब दूसरी बात क्या है, जो इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस नॉट इन फ्रेजेस। कोशिश अगर आप ये करेंगे कि आपका जो आउटलाइन हो उसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेंटेंस की फॉर्म में हो, वो फ्रेजेस की फॉर्म में नहीं हो। और अगर वो फ्रेज की फॉर्म में हो तो वो इतने कॉम्प्रिहेंसिबल हों कि उसको पढ़ने के बाद समझ आ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप उसको इतना ही ऐसा फ्रेज़ लिखेंगे कि जिसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, उसकी एग्ज़ाम्पल हम आगे जाकर देख लेते हैं कि वो क्या है, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप का क्या व्यू है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने ऐसे में क्या लिखना है आगे जाके। एवरी सेंटेंस इज द समरी ऑफ ईच पैराग्राफ ऑफ द ऐसे। आउटलाइन में ही आपको पता चल जाता है कि आपके ऐसे के कितने पैराग्राफ्स होने वाले हैं। फर्स्ट आपका जो आउटलाइन का सेंटेंस होता है वो आपका इंट्रोडक्शन होता है टू द टॉपिक, कि आप जिस टॉपिक पर लिखने जा रहे हैं उसके आपने उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है। आप फॉर एग्जांपल आप ये कहेंगे जी पोल्यूशन इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स और फॉर मैनकाइंड। तो ये आपने एक सेंटेंस लिख दिया जिसने इंट्रोडक्शन आपकी बता दी कि आप इसमें पोल्यूशन के बारे में बताने जा रहे हैं, और कि पोल्यूशन जो है वो कितना डिस्टर्बिंग है, कितना हार्मफुल है फॉर मैनकाइंड, और आप इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। ये आपका मेन पॉइंट है, इससे आपने इंट्रोडक्शन दिया है। तो हर सेंटेंस जो होगा वो आपका आगे जाकर उसी सेंटेंस को आप एलेबोरेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ। तो इस तरह से अगर आपने 5 पॉइंट्स लिखे हैं अपने आउटलाइन में, इट मीन्स कि आपके ऐसे में 5 पैराग्राफ्स होने वाले हैं। अगर आपने 6 और 7 पॉइंट्स लिखे हैं अपने आउटलाइन में, दैट मीन्स कि आपके ऐसे के 6 और 7 पैराग्राफ्स होने वाले हैं। तो ये आपका डिफाइन करेगा आपका आउटलाइन कि आपकी ऐसे की लेंथ कितनी होगी, और ये आपने इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस लिखना है। नो रेपिटेशन, वही बात आ गई कि अगर आपने एक मेन पॉइंट लिख लिया है तो आप उसके सब पॉइंट्स को बार बार नहीं रिपीट करेंगे। मेन पॉइंट्स शुड इंक्लूड सब पॉइंट्स। तो वो आप सब पॉइंट्स, फिर वही बात आ गई कि आप अपने सब पॉइंट्स जो हैं वहाँ पर इंक्लूड ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आप जब आगे ऐसे लिखने जाएंगे तो आपके पास कुछ लिखने के लिए मटेरियल ज़रूर होना चाहिए है। उसके बाद है जी एक एग्जांपल दी गई है, जो अभी हमने फ्रेजेस की बात की थी कि कुछ ऐसे फ्रेजेस लिखे जाते हैं कि जो एग्जामिनर को पता ही नहीं चलता कि आप इसके थ्रू क्या बात करना चाह रहे हैं या आप अपने ऐसे में क्या लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने बताया कि आउटलाइन जो है वो एक समरी होती है ऐसे की। तो अभी हम देखेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है जी। नंबर 1, ये आउटलाइन कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से भी लिख देते हैं, इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कंक्लूजन। अब इसमें क्या है कि जी आपके ये इसके कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें आप इंट्रोडक्शन देंगे। ये तो अंडरस्टूड है कि आपके ऐसे में फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन का होगा। उसके बाद है आपके एडवांटेजेस, आप उसकी अच्छी पॉजिटिव बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन वो पॉजिटिव बातें कौन सी हैं एग्जामिनर को जाकर पूरा ऐसे पढ़ना पड़ेगा। तो आपकी आउटलाइन में ये चीज़ वेरी इट मस्ट बी वेरी क्लियर कि आप उसकी कौन सी पॉजिटिव बातों को डिस्कस करने वाले हैं, या कौन से पॉइंट्स आपको लगते हैं कि ये उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। सो इट मस्ट बी वेरी क्लियर, नॉट शुड बी रिटन एज एडवांटेजेस। उसके बाद डिसएडवांटेजेस ही नहीं कि उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, आपकी नज़र में कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं और कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स आप डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। वो 2 हैं या 3 हैं, जितने भी हैं वो यहाँ पर डिसएडवांटेजेस यहाँ पर लिखे होने चाहिए इंस्टेड ऑफ द टाइटल, इंस्टेड ऑफ द हेडिंग डिसएडवांटेजेस। उसके बाद है नंबर 4, कंक्लूजन। दिस इज अंडरस्टूड कि आपका जो लास्ट पार्ट है वो कंक्लूजन का होगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि वो कंक्लूजन होगा। सो कंक्लूजन में आप एक कंक्लूडिंग सेंटेंस लिख सकते हैं यहाँ पर, कि जो आपकी इस बात को बताएगा कि आपने इस ऐसे में क्या लिखा है और उसको किस तरह से आपने कंक्लूड किया है। जी नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? इट मस्ट कैच अटेंशन ऑफ द रीडर। इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते ही रीडर कहे नहीं इसका तो मैंने पूरा ऐसे पढ़ लेना है। तो वो किस तरह से अटेंशन आप कैच करेंगे रीडर की? थ्रू अ बोल्ड स्टेटमेंट, यानी कि आप एक ऐसा स्टेटमेंट लिख दें कि वो राइटर जो है वो, जैसे आपने आउटलाइन में एक जो सेंटेंस लिखा था, आप उसको अपने ऐसे में रिपीट कर सकते हैं।
सो आप यहाँ पर एक बोल्ड स्टेटमेंट देंगे जिससे एग्जामिनर को या रीडर को ये लगेगा कि आपने कुछ नई चीज़ लिख दी है, आप बड़े डेयरिंग हैं, बड़े ही बहादुर हैं, आपने एक बात खुल्लम खुल्ला कह दी है। सो इट मस्ट बी अ बोल्ड स्टेटमेंट। इट मे बी अ सरप्राइजिंग फैक्ट कि जिसको पढ़कर एकदम से सरप्राइज हो जाए रीडर, और वो देखे कि आगे क्या लिखा है आपने, या इसको आपने किस तरह से डील किया है। नंबर 3, अ क्वेश्चन क्रिएटिंग सस्पेंस। आप उसको क्वेश्चन भी ले सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा लिखें कि जिससे रीडर के माइंड में सस्पेंस अराउज हो जाए कि ओह ये क्या बात करने जा रहे हैं, और वो उस सस्पेंस की वजह से ही आपका पूरा ऐसे पढ़ लें। उसके बाद है जी बैकग्राउंड नॉलेज। ये इंट्रोडक्शन में सेकंड पार्ट इसका आता है। आप बैकग्राउंड नॉलेज समटाइम्स आपके फर्स्ट पैराग्राफ में भी हो सकता है, और आपका सेकंड पैराग्राफ भी बैकग्राउंड नॉलेज पर बेस्ड हो सकता है, जिसमें आप अगर उसकी कोई हिस्ट्री है तो आप उसके बीच में वो बताएंगे, अदरवाइज उसका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उस टॉपिक का आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज की सेंटेंस। की सेंटेंस जो है, अगर आपने बैकग्राउंड नॉलेज भी अपना, और जो आपके फर्स्ट एक या दो तीन सेंटेंसेस थे वो भी आपने फर्स्ट पैसेज में लिख दिए, बैकग्राउंड नॉलेज भी लिख दिया, तो अब आप उसमें एक की सेंटेंस लिख सकते हैं। वो की सेंटेंस आपके फर्स्ट पैराग्राफ में होना चाहिए, जिससे पता चले कि आपने क्या लिखना है इसमें, और वो बेसिक होगा, आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी अबाउट द टॉपिक। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, क्या आप कोई मॉरल लेसन देना चाहते हैं सोसाइटी को, या आप सिर्फ बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को थ्रू अ नैरेटिव ऐसे। जी, उसके बाद मेन बॉडी ऑफ द ऐसे है जी। मेन बॉडी में क्या होगा, आपके वही जो आउटलाइन में आपने सेंटेंसेस लिखे थे, आप उन्हीं को एलैबोरेट करेंगे थ्रू योर आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंस, जो उनको प्रूव करेंगे, एंड डेवलपिंग योर आइडियाज़, आपका जो आइडिया है उसको डेवलप करेंगे इस ऐसे में। सेंटेंसेस आर क्रिएटेड विच फॉर्म द पैराग्राफ्स, और आप उसके लिए इन आर्ग्यूमेंट्स को सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखेंगे, वो सेंटेंसेस बनते चले जाएंगे और वो पैराग्राफ की शक्ल लेते चले जाएंगे। नंबर 3, ईच पैराग्राफ कंटेन्स वन मेन पॉइंट एंड मे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सब पॉइंट्स। हर पैराग्राफ जो है वो आपका एक मेन पॉइंट को डिस्कस करना चाहिए। यानी अगर आपने एक मेन पॉइंट डिस्कस कर लिया, तो अभी नेक्स्ट मेन पॉइंट को डिस्कस करने के लिए आप उससे नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करेंगे, उस मेन पॉइंट को आप उसी में रखेंगे, और उस मेन पॉइंट से रिलेटेड जितने भी आपके सब पॉइंट्स हैं आप सारे उसमें डिस्कस कर सकते हैं। और अगर मेन पॉइंट डे की है और उसके कोई 3-4 सब पॉइंट्स हैं, तो आप उन सब पॉइंट्स पे अगर ज़्यादा लिख सकते हैं, तो आपका एक पैराग्राफ एक सब पॉइंट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए है। सो दिस इज़ अबाउट द मेन बॉडी। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होगा कि जिस तरह से तमाम जो रेज़ हैं वो इकट्ठी होती हैं, एक ही जगह पर मरकूज़ हो जाती हैं, या एक ही जगह पर आ जाती हैं, दैट इज़ द सेंट्रल पॉइंट, दैट इज़ द एक्सिस। वहाँ पर आपने कंक्लूड करना है अपने सारे पॉइंट्स को, और इसमें आपने अपना जो की सेंटेंस लिखा था आपने उसको रीराइट करना है दूसरे वर्ड्स में। जो आपका की सेंटेंस होगा वो आपके उस पूरे ऐसे की जान होगा, या पूरे ऐसे की समरी होगी उस सेंटेंस के अंदर, वो आप अपना की सेंटेंस लिखेंगे। आप उसको रीराइट कर सकते हैं उसकी वर्डिंग चेंज करके। नो न्यू पॉइंट में बी एडेड। अभी आपने जो न्यू पॉइंट लिखना था वो आपको अपनी आउटलाइन में ऐड करना चाहिए है एडिटिंग के दौरान, और आप उसमें जो अपनी एक्सप्लेनेशन है यानी मेन बॉडी है उसमें उसको एलैबोरेट करेंगे, लेकिन आप अपने कंक्लूजन में कोई नई बात नहीं करेंगे। This is all about your how to write an essay. I hope you understand it. And thank you, and Allah Hafiz.